12 दिसंबर 2021 को मुंबई के नज़दीकी हिल स्टेशन माथेरान में साईं सदन लॉज के कमरे से सफाई के दौरान सुबह सुबह एक लड़की की सिर कटी लाश मिलती है। लाश भी ऐसी जिस पर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं था। और तो और, कातिल ने मरने वाली लड़की की पहचान छुपाने के लिए उसकी बांह पर बने टैटू तक को भी ब्लेड से रस दिया था, ताकि पुलिस टैटू के जरिए भी लड़की के बारे में पता ना लगा सके। यह वारदात यकीनन माथेरान पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। दरअसल मुंबई का नज़दीकी हिल स्टेशन माथेरान टूरिस्ट के लिए काफ़ी मशहूर है। वीकेंड पर यहाँ मुंबई और आसपास के लोग अक्सर घूमने के लिए आते हैं। इसी माथेरान के बाहरी इलाके में बसे इंदिरा नगर के साईं सदन लॉज में 12 दिसंबर की सुबह एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। लेकिन तभी अचानक एक कमरे में बेड के नीचे उसे एक लाश दिखाई दी। उस लाश की हालत ऐसी थी कि उसे देखते ही सफाई कर्मचारी के रोंगटे खड़े हो गए। यह किसी लड़की की सिर कटी लाश थी, जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। यहां तक कि कातिल ने किसी धारदार चीज से या फिर किसी ब्लेड से उसकी बाहों पर बने एक टैटू को भी कुछ इस तरह से खुरचन वाली की पहचान करना मुश्किल था। कमरे में चारों ओर फैला हुआ ख यह बताने के लिए काफी था कि उस लड़की का कत्ल भी उसी कमरे में किया गया था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वह लड़की कौन थी और वह यहां इस लॉज में किसके साथ आई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी जान इतनी बेरहमी से किसने ली थी। लेकिन उस लड़की को इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे आखिर कातिल का मकसद क्या हो सकता था। ऐसे ही कई सवाल थे जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। क्योंकि लाश लॉज में मिली थी, तो ऐसे में सबसे पहले पूछताछ भी लॉज वालों से ही होनी थी। इसलिए पुलिस ने लॉज में काम करने वाले लोगों से इस जोड़े के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही लॉज के रजिस्टर भी चेक किए गए। लेकिन लॉज में उन दोनों ने अपना नाम हमजा खान और रुबीना बेगम के तौर पर लिखवाया था। उन्होंने पता भी मुंबई का लिखवाया था। साथ ही उन दोनों ने रिश्ते में एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। उन्होंने कमरा भी शनिवार और रविवार यानी 2 दिनों के लिए बुक किया था। लेकिन जब पुलिस मुंबई में उन दोनों के बताए पते पर पहुंची तो वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। असल में उन दोनों के द्वारा लिखवाया गया या पता गलत था, और उनकी पहचान भी गलत थी। क्योंकि वहां ना तो हमजा और रुबीना नाम का कोई रहता था, और ना ही वहां के लोग इस तरह के नाम के किसी लड़का लड़की को जानते थे। पुलिस के सामने प्रॉब्लम यह थी कि उन दोनों ने अपना कोई आई कार्ड भी उस लॉज में जमा नहीं करवाया था। यानी लॉज के कर्मचारियों ने इस मामले में बहुत लापरवाही बरती थी। इसलिए अब पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल सर्विलांस पर जाकर ठहर गई थी। लेकिन लॉज से जिस लड़की की लाश मिली थी, उसका ना तो सिर था और ना ही उसके जिस्म पर कोई कपड़ा था। अब ऐसे में पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर मरने वाली लड़की की पहचान करें तो कैसे करें। मगर फिर पुलिस ने लॉज और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला लिया। और जब कैमरों की जांच शुरू की गई तो एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को दो ऐसी चीजें नजर आई जिससे पुलिस को इस मामले की जांच आगे बढ़ने की थोड़ी उम्मीद जागी। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज में चेहरे पर मास्क लगाए एक लड़की की तस्र कैद हुई थी, जबकि दूसरी फुटेज रविवार यानी 13 दिसंबर की सुबह एक लड़का पीठ पर बैग लटकाए बड़ी तेजी से उस लॉज से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस को लग रहा था कि यह तस्वीर उसी पीड़ित लड़की की हो सकती है, जबकि दूसरी फुटेज में लॉज से बाहर जाता हुआ लड़का कातिल हो सकता था। पुलिस अब नए सिरे से उन दोनों की पहचान पता करने के साथ साथ उस लड़के को ढूंढना भी शुरू कर देती है। इसके लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में कुछ और सीसीटी कैमरों की जांच शुरू की, और इसी कोशिश में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। असल में वही लड़का एक सुनसान रास्ते पर जंगल की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने भी उसी दिशा में जाकर उस इलाके की तलाशी लेने का फैसला किया, ताकि अगर वहां आसपास कोई सबूत मिले तो उसे बरामद कर लिया जाए। अभी पुलिस उस सुनसान रास्ते पर थोड़ी दूर ही पहुंची थी, तभी अचानक पुलिस वालों की नजर रेलवे लाइन के पास करीब 250 फीट नीचे गहरी खां में एक ऐसी चीज पर पड़ी कि पुलिस वाले भी चौंक उठे। असल में वह एक पॉलिटीन का पैकेट था, जिस पर के धब्बे दूर से ही साफ दिखाई दे रहे थे। और जब पुलिस ने उस पॉलीथीन को कब्जे में लेकर उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर से लड़की का कटा हुआ सिर बरामद हो गया। इसी बीच टेक्निकल सर्विलांस और पैसों के ट्रांजैक्शन के आधार पर पुलिस को इस जोड़े के बारे में कुछ और भी जानकारी मिली थी। साथ ही खाई में फेंके गए सिर के पास से पुलिस को लड़की का पर्स भी मिला,
जिसमें गोरे गांव के किसी डॉक्टर की लिखी हुई एक पर्ची भी मौजूद थी, जिससे साफ हो गया था कि लड़की भी गोरे गांव की ही रहने वाली हो सकती है। और इसी तरह छोटी छोटी जानकारियां जुटाकर पुलिस ने आखिरकार उन दोनों की पहचान पता कर ली। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते लड़के ने उस लड़की का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था, और फिर सबूत मिटाने के लिए लड़की का सिर काटकर उसे 250 फीट गहरी खाई में फेंक कर फरार हो गया था। इसी तरह पूछताछ करते करते आखिर पुलिस को पता चल जाता है कि 13 दिसंबर को लॉज में ठहरने वाले कपल का असली नाम राम सिलोचन पाल और पूनम पाल था, 30 साल का। राम सिलोचन और 26 साल की पूनम दोनों पति पत्नी थे, जहां राम सिलोचन मुंबई के पास बेलापुर की एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। वहीं पूनम गोरेगांव में रहती थी और वहां पर वह एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। उन दोनों की शादी इसी साल यानी साल 2021 में मई के महीने में हुई थी। उन दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन 7 जन्म तो क्या 7 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए थे और राम सिलोचन ने अपने हाथ उसी के रंग लिए थे जिसके हाथों पर कुछ दिन पहले उसके नाम की मेहंदी सजी थी। छानबीन के दौरान पुलिस को एक और बात पता चली। पुलिस ने देखा कि राम सिलोचन का फोन 13 दिसंबर की दोपहर को ही स्विच ऑफ हो गया था, और फिर उसका फोन तभी हुआ था जब वह कत्ल को अंजाम देने के बाद वापस दोबारा अपने घर पहुंच गया था। और इससे पता चलता था कि राम सिलोचन कितना बड़ा शातिर दिमाग है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से लेकर दूसरे तमाम सबूत यह बता रहे थे कि इस वारदात के दौरान राम सिलोचन की मौजूदगी माथेरान में ही थी। इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी, जिनमें से एक टीम पनवेल में स्थित संदिग्ध राम सिलोचन के घर पर छापा मारती है। वहां से न सिर्फ राम सिलोचन पकड़ा गया, बल्कि वह पुलिस को अपने घर पर देखकर बेहद हैरान था, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से इस कत्ल का फुल प्रूफ प्लान बनाया था और उसे पूरा यकीन था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी अपने प्लान को सक्सेस बनाने के लिए। सबसे पहले तो उसने गलत नाम से कमरा बुक करवाया था, फिर उसने लॉज में अपना पता भी गलत लिखवाया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी वह लगातार बचने की कोशिश करता रहा, और कत्ल के बाद उसने सिर भी धड़ से अलग कर फेंका। उसने पहचान छुपाने के लिए शव के कपड़े तक उतार दिए थे, यहां तक कि लड़की के जिस्म पर बने टैटू को भी उसने मिटाने की कोशिश की थी। राम सिलोचन ने लड़की का पर्स और दूसरी चीजें भी अलग अलग जगहों पर फेंक दी थीं। वारदात के दौरान उसने लगातार अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ रखा था। अगर पुलिस की माने तो सबूत मिटाने के मामले में वह 80 तक कामयाब भी हो चुका था, लेकिन बाकी के 20% सबूतों ने उसकी पोल खोल दी और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार आरोपी तक पहुंच गई थी। जांच के दौरान पता चला कि उन दोनों ने 13 दिसंबर की शाम को साई सदन लॉज में चेक इन किया था, और उस लड़के ने अपनी पत्नी का कत्ल भी शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को ही कर दिया था। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में ले जाकर लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर एक बैग में रखकर वो उसे फेंकने के लिए निकल पड़ा। पुलिस की माने तो उसने अपनी पत्नी के कत्ल की साजिश शादी से पहले ही रच ली थी, और इसीलिए उस दिन वह अपने साथ पॉलीथीन बैग और चाकू जैसी चीजें भी लेकर माथेरान आया था। लेकिन अब पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर चुकी थी और वह इस वारदात को अंजाम देने की पूरी कहानी भी सुना चुका था। लेकिन यह सवाल अब भी राज ही बना हुआ था कि आखिर राम सिलोचन ने इतने खतरनाक तरीके से अपनी पत्नी को खत्म क्यों किया था। पूछताछ के दौरान राम सिलोचन ने बताया कि वो और उसकी पत्नी पूनम में बहुत अच्छे रिश्ते थे। शादी के बाद गौना ने नहीं होने की वजह से भले ही वह दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन अक्सर छुट्टियों में उन दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता था। इसी बीच एक दिन राम सिलोचन ने अपनी पत्नी पूनम से एक सवाल पूछ लिया, और बस उस एक सवाल का जवाब सुनते ही उसने अपनी पत्नी पूनम का कत्ल कर दिया। असल में राम सिलोचन और उसकी पत्नी पूनम दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और उन दोनों की शादी भी घर वालों की मर्जी से हुई थी। लेकिन शादी के बाद उनका गौना नहीं हुआ था, इसलिए वह दोनों फिलहाल एक दूसरे से अलग ही रहते थे। राम सिलोचन पनवेल में रहता था, जबकि पूनम गोरे गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मगर वह दोनों अक्सर छुट्टियों में एक दूसरे से मिला करते थे। लेकिन अब सवाल था कि जब सब कुछ इतना ही अच्छा था, तो फिर राम सिलोचन ने पूनम को कत्ल क्यों किया था, और वह भी इतने भयानक तरीके से। इस बारे में पूछताछ करने पर राम सिलोचन ने जो कहानी सुनाई, उसने तो पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसकी बीवी
थोड़ी खुले विचारों यानी आज़ाद ख्याल की थी। और यह बात राम सिलोचन को बहुत खटकती थी। इसी बीच एक दिन राम सिलोचन ने बातों ही बातों में अपनी पत्नी पूनम से पूछा कि क्या शादी से पहले उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी। लेकिन पूनम ने इस सवाल के जवाब में कुछ ऐसा कहा जिसने राम सिलोचन के मन में शक पैदा कर दिया। अब वह पूनम पर शक करने लगा था और इसी शक के चलते ही उसने पूनम को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन कत्ल करने से पहले इस लड़के ने लंबी रिसर्च की, यानी उसने अपनी तरफ से ऐसी तमाम कोशिशें की जिससे इस कत्ल का राज कभी न खुल सके। इस प्लानिंग के लिए उसने कई क्राइम थ्रिलर फिल्मों से लेकर कई क्राइम शोज देखे और फिर सबूत मिटाने की पूरी तैयारी भी की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आखिरकार वह पकड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उन दोनों की तस्वीर बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल लड़की के पर्स में मिली। डॉक्टर की पर्ची और टैटू खुरचन की गलती, मोबाइल फोन का स्विच ऑफ और स्विच ऑन होना, ये कुछ ऐसी बातें थीं जो राम सिलोचन के खिलाफ अहम सबूत साबित हुई। खैर, इन सभी सबूतों और राम सिलोचन के बयान के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके राम सिलोचन पाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आरोपी को सजा मिलना अभी बाकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखा नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।